फोर्स के बारे में पहले आप पढ़ चुके हो ना। फोर्स क्या है बताओ, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स इज अ फिजिकल फोर्स। व्हाट इज अ फिजिकल फोर्स? देखो, जिसका मेजरमेंट कर सके इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, है ना। तो फोर्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। अब फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion of a body on a straight line path or the dimension of the body। तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है, या डायमेंशन को चेंज कर सकता है। अब लोग पहले से पढ़ चुके हो, है ना। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिला था आपको फार्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, F = m × a, है ना। और इसका यूनिट था न्यूटन, डाइन, केजीएफ, जीएफ, है ना। और ये सब लेसन आप पहले पढ़ चुके हो। अब यहाँ देखते हैं लोग मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तुम लोग चैप्टर 9 क्लास में पढ़ा चुके हैं एक बार, फिर भी आप पढ़ो पढ़ाने के लिए। चलो देखते हैं हम लोग। पहले समझा जाए कि बॉडी जो है ना, किसी बॉडी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है रिजिड बॉडी और दूसरा है नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी तो हम लोग को यहाँ रिजिड बॉडी से मतलब है ना। अ बॉडी व्हिच डज नॉट गेट डिफॉर्म under the action of forces, under the action of a force or a number of forces is called a rigid body। जैसे मान लो ग्लास का एक बॉल है, ग्लास का एक बॉल है, तो ये आप पहले पढ़ चुके हो। A force is a physical cause। Why it is a physical cause? Because it can be measured। A force is a physical cause which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body or the dimension of the body। सिंपल। फोर्स का मेजरमेंट के लिए फार्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मिला था आपको, F = m है। फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। A का यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, CGS यूनिट क्या है? डाइन, और ग्रेविटेशन यूनिट है इसका kgf है, G। 1 kgf कितना होता है? G न्यूटन, 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन। G का जितना वैल्यू लोगे उसको वैल्यू न्यूटन लगा दो यार, है ना। तो खैर, अब है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के पहले हम ये देख ले जरा कि हम जो भी बॉडी देखते हैं उससे हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है रिजिड बॉडी, दूसरा है नॉन रिजिड बॉडी। देखो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? देखो, अ बॉडी व्हिच डज नॉट गेट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स और अ नंबर ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। ठीक है ना। देखो आप इसे, आपके पास एग्जांपल मैंने दिया था, ग्लास का एक बॉल है। इस ग्लास के बॉल पे आप फोर्स लगाओ तो इसे डिफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो ये रिजिड बॉडी का एग्जांपल है। हालांकि परफेक्टली रिजिड बॉडी कुछ नहीं होता है, फिर भी हम लोग मेटल से स्टोन, जेम्स, ये सब को मान लेते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। ठीक है ना। अब रबर का एक बॉल है, आप इससे फोर्स लगाओ या सो मेनी फोर्स लगाओ, यू कैन प्रोड्यूस अ डिफॉर्मेशन इन द बॉल। तो रबर का बॉल जो है ये रिजिड बॉडी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन प्रोड्यूस लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है ना। अच्छा, लीनियर मोशन में ध्यान देना, किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओ along the motion, तो एक्सेलरेशन किधर होगा? इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। मोशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन होगा ना, इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आप फोर्स लगाओ अगेंस्ट द मोशन, एक्सेलरेशन किधर होगा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, इट विल डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, है ना। तो लीनियर मोशन हम लेते हैं जब एक्सेलरेशन along the motion हो या against the motion हो, सिंपल। तो लीनियर मोशन हो या ट्रांसलेशनल मोशन हो, इसमें ध्यान दो जरा। हम लोग when a force acts on a rigid body which is free to move, बता रहा था आपको, when a force acts on a rigid body which is free to move, then the body moves in a straight line path in direction of the force. This is called linear motion or translational motion. The motion of a car on a straight line path, चाहे motion of a freely falling body, ये इसका एग्जांपल है ना। अब है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं 9 क्लास में, linear motion के बारे में। अब rotational motion क्या है? देखो, if a body is fixed at a point or about an axis, चाहे about a line, no translational motion is possible। इसे मान लो आपका गेट है, आप गेट से बाहर निकलते हो तो हिंज पे वो फिक्स रहता है ना, वहां एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका है। अब गेट के ऊपर आप फोर्स लगाओ,
इसे आप पुल करो या पुश करो, जिधर फोर्स लगाओ, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। When a force acts on a body which is free to move, then the body moves in a straight line path in direction of the force. इस मोशन को आप लिनियर मोशन कहते हो और ट्रांसलेशनल मोशन कहते हो, है ना। इसे मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी एग्जांपल इसका है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट और अबाउट अ लाइन, no translational motion is possible. The body shows rotational motion on application of force at a suitable point. Suppose करो आप घर से बाहर निकलते हो, गेट आपका है, तो गेट जो है ना फिक्स है हिंज पे, ठीक है ना, वहां एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका है। आप फोर्स लगाते हो हैंडल पे, तो आप डोर को ओपन कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो, है ना। इसमें रोटेशनल मोशन होता है। तो रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सिंपल सी बात है। इसे स्पिनिंग टॉप, लटून से बचाते हो आप ना, स्पिन कर रहा है, रोटेशनल मोशन का बढ़िया एग्जांपल है। अब मेरी गो राउंड, हेलो आवाज आ रही है? सर यस ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम है बोलना मुझे। अब मेरी गो राउंड, अच्छा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड अबाउट इट्स एक्सिस, ये सब रोटेशनल मोशन का बहुत सारा एग्जांपल मिल सकता है आपको, है ना। अब है टर्निंग फोर्स क्या है? द फोर्स which can rotate a body about the axis passing through a fixed point is called turning force. सिंपल सी बात है। इसे आपने फोर्स लगाया था on the handle of the gate, ठीक है। The gate was, डोर कहो आप, सॉरी आप बेटर रहेगा। तो आप अपने रूम के में आपका वो डोर है ना, और डोर को क्लोज करना हो या ओपन करना हो, आप क्या करते हो? यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द डोर, ठीक है। द डोर इज फिक्स्ड एट द हिंजेस, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करता है ना, व्हिच एक्ट्स एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और डोर में क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है ना, ये ओपन हो या क्लोज हो रोटेट करता है ना, ठीक है। तो ये फोर्स जो आपने अप्लाई किया ऑन द हैंडल ऑफ द डोर, ये क्या है? रोटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। या टर्निंग फोर्स बोलो इसे, टर्निंग फोर्स है, ठीक है ना। सिमिलरली आप नट को, तो बताया मैंने आपको कि आप नट को टाइट करना हो या लूज करना हो तो आप क्या करते हो? स्पैनर का यूज करते हो, रेंच का यूज करते हो। नट मूस लगा करके आप ऐसे मुस्कुराते ऐसे घुमाते हो ना, तो स्पैनर पे जो आप फोर्स लगाते हो क्या है? ये टर्निंग फोर्स का एग्जांपल है। सिंपल सी बात है। अब है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं, है ना। देखो, किसी रिजिड बॉडी जो कि फिक्स हो किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट, इस पे यदि हम फोर्स लगावे तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होता है ना। तो द टर्निंग इफेक्ट, वो टर्न करता है। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसे टॉर्क भी कहते हैं, है ना। और ये याद रखना आप कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, से मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सपोज करो आप ये कोई बॉडी है, देख रहे हो आप, और इस पे हम इस जगह पे एक फोर्स लगा रहे हैं। ए फोर्स हम लगाया, ये फोर्स हम लगा रहे हैं, ए फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये बॉडी जो है ना पॉइंट ओ के अबाउट फिक्स है, ओ के अबाउट फिक्स है। अच्छा पहले समझ लो आप, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है ना। इसे मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, मान लो आप, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। और इस लाइन को आप आगे बढ़ा दो, इधर एंडलेस है ये, इसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ध्यान दो आप, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जरा सिंपल में हम समझ लेते हैं। देखो जरा, मान लो ये कोई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, इस जगह एक फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स यहाँ लगे या यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से कहीं भी आप मूव कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब इसको देखो जरा ऐसे, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन बैलेंसेस ईच अदर। तो हम ऐसा करते हैं ना कि एक फोर्स यहाँ लगा देते हैं, देखो इस तरह से एक फोर्स यहाँ लगा देते हैं एफ,
अब फिर एक फोर्स यहाँ एफ लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो ये फोर्स और ये फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, मतलब हमने फोर्स लगाया ही नहीं। अब हम ये दोनों फोर्स को एक साथ कंसीडर करते हैं, तो यही तो बैलेंस कर लिया, तो फोर्स यहाँ आ गया ना, ठीक है। तो ये फोर्स यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो है तो ये फोर्स यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल सी बात है। तो ये फोर्स यहाँ लगे यहाँ लगे यहाँ लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर होगी बात। खैर अब देखते हैं जरा हम लोग निकाल रहे थे क्या। एक मिनट, अब आ गया, ठीक है। तो देखो द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation, सिंपल सी बात है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिंपल सी बात है ना। ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज करो आप ये कोई इरेगुलर शेप का बॉडी है, ये बॉडी जो है ना पॉइंट ओ पे पाइवोटेड है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ओ है। हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, एक फोर्स हम एफ लगा रहे हैं किसी बॉडी पे किसी पॉइंट पे, है ना। तो एफ फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो ध्यान दो जरा, इस लाइन को आप बढ़ा दो, आगे पीछे भी बढ़ा सकते हो, बढ़ा दिया ऐसे हमने, तो हम इसे बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल सी बात है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि ये 90 डिग्री है तो ये डिस्टेंस मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। तो टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू ओपी, एफ इंटू ओपी, सिंपल सी बात है, एफ इंटू ओपी होगा ये, ठीक है ना। अब रही बात कि इसका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो आप इमेजिन करो जरा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये टर्निंग पॉइंट से थोड़ा आगे निकल गया, यहाँ पर आ गया, ऐसे आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। इस एरो को टर्न करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, तो ऐसे होगा ना, ये इसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा इसका, समझ में आ गया। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यदि होता है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो समझ गए इसे आप, ठीक है। अब रही बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क किसकी चीज पर डिपेंड करेगा, तो देखो जरा, पहली बात यह है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के, जबकि ये ओपी माने इसको आप कह सकते हो एफ इंटू आर या डी कह सकते हो आप, है ना, ठीक है। एफ इंटू आर कह दो, डी कह दो, तुम्हारी मर्जी। आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जबकि आर कांस्टेंट है ना, माने यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस तब होगा जब लार्जर फोर्स आप लगाओगे, अप्लाई करोगे, है ना। तो अ लार्जर फोर्स प्रोड्यूसेस ग्रेटर टॉर्क एंड अ स्मॉलर फोर्स प्रोड्यूसेस a smaller torque, both applied at same perpendicular distance from the turning point। सिंपल सी बात है। एक भारी सा बड़ा सा गेट है, इसे ओपन करना है ना। हैंडल पे फोर्स लगा रहा है, कोई एक छोटा बच्चा है वो नहीं खोल पाता है, और कोई स्ट्रॉन्ग है मजबूत आदमी है वो फोर्स लगाता है, इसे खोल लेता है। सिंपल सी बात है, वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज का डिस्टेंस कहो, जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हैंडल जहां फोर्स लगाते हो उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम है ना। लेकिन क्या होता है, पहले केस में फोर्स का क्वांटिटी स्मॉल है, ठीक है, और दूसरे केस में फोर्स लार्जर है। तो जब फोर्स स्मॉलर है तो स्मॉलर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो इनफ नहीं है उस गेट को ओपन करने के लिए। गेट को ओपन करने के लिए एक सर्टेन टॉर्क चाहिए मिनिमम, ठीक है ना।
तो सिंपल सी बात है, समझ गए कि अ लार्जर फोर्स प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर टॉर्क, अ स्मॉलर फोर्स प्रोड्यूसेस अ स्मॉलर टॉर्क, बोथ अप्लाई एट सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। और दूसरा फैक्टर है, देखो जरा, कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा perpendicular distance के of the line of section of force from the axis of rotation, force remaining constant, force remaining constant, force remaining constant। अब देखो जरा, अब तुमको वो डोर को ओपन करना है ना, तो आप हैंडल कहाँ रहता है, एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पे हैंडल रहता है ना, देखते हो आप। तो उसमें क्या होता है कि आर का वैल्यू ग्रेटर रहता है, लार्ज वैल्यू होता है आर का, तो स्मॉल फोर्स लगा करके, है ना, हम इसको ओपन कर सकते हैं। मान लो कि ये आपका डोर है, यहाँ पर हिंज लगा हुआ है और हैंडल आप यहाँ लगाए हुए हो ना, तो यहाँ से आप ओपन करते हो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना बड़ा आप यूज कर रहे हो, यदि हैंडल को यहाँ लगा दें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा ना। नाउ मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप हैंडल लगा दो तो ओपन होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो याद रहेगा आपको कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यदि आप इंक्रीज कर दोगे तो टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर दोगे टॉर्क डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज ग्रेटर इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। और बता चुके आपको कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, है ना। अच्छा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा कि एंटी क्लॉक होगा, ये किसकी चीज पर डिपेंड करेगा। देखो जरा फिगर, तुम्हारा बुक का ही फिगर है, दिखा देता हूं मैं। देखो ये डोर का बता रहे थे आपको, यहाँ देखो फिगर, ये हिंज है यहाँ पर, देख रहे हो आप, है ना, और हैंडल यहाँ पे है, देख रहे हो ना, हैंडल यहाँ पे लगा रहता है। ये फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया, है ना। तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा फोर्स, जो एक फोर्स अप्लाई किए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस इतना बड़ा है, देखो ना, यहाँ तक है, यहाँ तक है। सपोज करो आप कि हैंडल को यहाँ लगा दिया, क्यू पर लगा दिया हमने, ठीक है, एंड यू आर अप्लाइंग सेम फोर्स, तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, पहले था वो पी आर, अब कितना है क्यू आर, देख रहे हो आप ना। तो स्मॉलर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है ना। है, हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। अब आपके बुक का ये फिगर है, देख लो ध्यान से, यहाँ पर जरा, यहाँ पे ध्यान दो आप, ये डिस्क है ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, देख रहे हो आप, ठीक है। हम पॉइंट ए पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन देख लो आप जरा, फिर इसी डिस्क पे हम फोर्स लगा रहे हैं पॉइंट बी पे, फोर्स का डायरेक्शन सेम है, देख रहे हो आप, फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। चेंज क्या किया है बोलो, ये चेंज किया है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पहले ए था, अब ये बी है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, देखो आप, ये फोर्स है, इसी डायरेक्शन में ये भी फोर्स है, ठीक है ना। चेंज क्या हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हुआ है। यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट बी, यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट ए, सिंपल। देखो जरा डायरेक्शन क्या होगा, ये डिस्क जो है यहाँ पाइवोटेड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो गया। इस लाइन को इमेजिन करो कि थोड़ा आगे हम ले गए, इसके आगे, ये लाइन है ना यहाँ, इसके थोड़ा आगे ले गए, यहाँ तक ले गए, है ना। अब एरो को टर्न कर दो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, तो ये ऐसे टर्न करोगे ना अपना, तो ये एरो आ जाएगा ऐसे, समझ में आ गया। यहाँ देखो, ये पॉइंट है सामने आपके, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो आप, इसको टर्न करोगे कहाँ पे, एक्सिस की तरफ, है ना। तो इसको आगे थोड़ा बढ़ा दिए, एक्सिस की तरफ टर्न करो ऐसे, देखिए आपने क्लॉकवाइज आ गया, कोई डाउट नहीं है, समझ में आई बात। अब देखो जरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमने चेंज किया था, है ना। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये एक्सिल है, यहाँ पर है, और हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, देख रहे हो आप यहाँ इस डायरेक्शन में, इसी पॉइंट में फोर्स लगा रहे हैं, अब की बार इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देख रहे हो आप ना। तो दोनों में टॉर्क का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, देखो कैसे। यहाँ क्या करो आप, ये फोर्स है ना, इस एरो को ले जाओ थोड़ा सा ऊपर, है ना, इसको टर्न करो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ,
इधर टर्न हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एक्सिस है आपका। और यहाँ पे क्या करोगे, इस एरो को नीचे ले जाओ और थोड़ा टर्न कर दो किधर, एक्सिस की तरफ, ऐसे देख रहे हो ना, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, नहीं ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना, ठीक है ना। तो आप समझ गए इससे कैसे डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग इसका, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेचर ऑफ टॉर्क डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस किया, यहाँ क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस किया। कैसे प्रोड्यूस किया, बाय चेंजिंग सिंपली द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम चेंज नहीं कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर रहे हैं। यहाँ फोर्स ए पर हमने लगाया है, यहाँ फोर्स हमने बी पे लगाया है, बस हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ चेंज किया गया। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के ठीक ऊपर है, देख रहे हो आप यहाँ। और यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के नीचे है, देख रहे हो आप इसका। यहाँ से हमने टॉर्क को चेंज किया था, है ना। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ना, प्लीज ध्यान दो जरा, ये तो एंडलेस है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। लेकिन सिंपल सी बात है कि हमको डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्टेंस का मतलब हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रहेगा ना। तो इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हो गया, सिंपल रखा ऐसा समझ में। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को बना दो, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये डिस्टेंस लेना है आर, सिंपल, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। डायरेक्शन जो समझाए थे फिगर समझ में आ गया आप लोगों के, डायरेक्शन समझाए थे फिगर समझ में आ गया था, बोलो। यस सर। देखो यहाँ पे ये पॉइंट मान लो फिक्स है, देख रहे हो आप यहाँ, है ना। हम फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, फोर्स लगाया हमने इस पॉइंट पर लगाया, है ना। अब देखो जरा, आपको निकालना है कि डायरेक्शन क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट का, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो क्या करना है आपको, सिंपली कि इस लाइन को इमेजिन करो कि यहाँ आ गया, थोड़ा हो गया, इसको अब एरो को टर्न कर दो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, ठीक है ना। तो बस ये ऐसे बढ़ा दोगे, मिल गया डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा मान लो आप यहाँ पे है, ये वो है ना। अब फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आपको निकालना है कि टर्निंग इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस एरो को थोड़ा आगे बढ़ा दो, इस पॉइंट से आगे, हो गया। अब एरो को टर्न करेंगे इसके तरफ, ये डायरेक्शन होगा, समझ में गया ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बात करें इसके यूनिट का। देखो एसआई यूनिट इसका होता है torque is equal to force into perpendicular distance of the line of action of force in from axis rotation। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, इसका क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो यूनिट हो गया आपका न्यूटन और मीटर, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा दूसरा है केजी मीटर पावर 2, सॉरी फोर्स के लिए डाइन आई इंटू सेंटीमीटर, सिंपल है, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट, एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट, देखो केजीएफ होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, आई इंटू मीटर कर दोगे आप, तो केजीएफ मीटर, और सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ये होगा जीएस इंटू सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्या हुआ। अब एमकेएस यूनिट क्या होगा, एमकेएस यूनिट, देखो यहाँ आपने देखा कि इसका यूनिट क्या था, न्यूटन इंटू मीटर था। न्यूटन क्या है, फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई इंटू मीटर, है ना। न्यूटन के लिए आ गया, अब मीटर के लिए आ गया, तो क्या होगा, केजी मीटर पावर 2
और सेकेंड पावर -2, तो होगा kg मीटर पावर 2 और सेकेंड पावर -2, है ना। तो ये सब इसका यूनिट्स होगा, सिंपल है, ठीक है। सर एमकेएस यूनिट ये क्या आ गया? एमकेएस यूनिट में डायमेंशन शो कर लेते हैं, ये क्या क्या इसमें आया है ना। मास का यूनिट दे दोगे, लेंथ का दोगे, टाइम का दोगे, सब एक्सप्लेन करते हैं। 9 क्लास में पढ़े हो ये सब आप? मतलब सर सब कुछ कोड होता है, हैं? हाँ बोलो। सारा सब कुछ एकदम सिंपल सिंपल में कोड होता है। हाँ 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 हाँ, मतलब मास का 1 है पावर, लेंथ का 2 है और टाइम का -2 है। ऐसा का पावर +1, लेंथ का पावर 2, टाइम पावर -2, है ना। फंडामेंटल यूनिट्स होता है ना, उसके टर्म्स में इसको तोड़ा गया है, ठीक है ना, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम, क्या हो गया। अच्छा, इनके बीच रिलेशन क्या है ना, देखो जरा। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होता है, तो 10 पावर 5 डाइन और 10 पावर 2 सेंटीमीटर इन होगा, सिंपल। तो कितना हो जाएगा, 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्या हुआ। ऐसे ही 1 kgf मीटर है, क्या है, 1 kgf मीटर कितना होगा, 1 kgf में जी न्यूटन, जी के वैल्यू मान लेते हैं 9.8, तो 9.8 न्यूटन मीटर, सिंपल 9.8 न्यूटन मीटर, है ना, ठीक है। ऐसे ही 1 gf मीटर क्या है, 1 gf सेंटीमीटर, 1 gf सेंटीमीटर। अच्छा, 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन हम लेते हैं, है ना, तो कितना होगा, 980 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका यूनिट हो गया है सर, क्लियर होगी बात। देखा आपने, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखो ठीक है। इट इज इजियर टू ओपन अ डोर, इट इज इजियर, अभी रुक जाता हूं तो समझा लेते हैं तब। इट इज इजियर टू ओपन अ डोर बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द एज, दिस इज बिकॉज द एज ऑफ द डोर इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। A large torque is produced by the same force when applied at a larger distance from the axis of rotation, ठीक है ना। अच्छा, in seesaw, a small child sitting at a large distance from a fulcrum can be balanced by a heavy person on the other side close to the fulcrum। सीसो में जाते हो ना, बीच में फलक्रम रहता है, तो यदि उससे फलक्रम से लार्ज डिस्टेंस पे एंड पे एक कम वेट का कोई चाइल्ड बैठा हो और थोड़ा हेवी वेट की कोई लेडी मान लो बैठी हो, तो वो फलक्रम के थोड़ा नजदीक बैठ जाए तो बैलेंस कर सकता है। पर्टिकुलर डिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, उसका कम होगा, है ना, तो सेम टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है और वो बैलेंस हो सकता है ना। अच्छा, अ लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू लूज और टाइट अ नट, है ना। आप देखोगे कि बड़ा नट यदि हो, ट्रक का नट हो, है ना, तो उसके लिए जो रेंच है स्पैनर यूज करते हैं, उसका हैंडल बड़ा सा होता है। क्योंकि मैकेनिक ऐसा नहीं है कि बाइसिकल का मैकेनिक थोड़ा फिद्दी सा दूल्हा पतला आदमी होगा और ट्रक का मैकेनिक जो होगा पहलवान टाइप का होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। फोर्स अप्लाई तो सेम करते हैं नियर अबाउट, है ना। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, कपल आर्म को इंक्रीज कर देंगे, है ना, या पर चलो शट आउट, तो बाद में समझाएंगे उसको हम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, है ना, स्पैनर के हैंडल को लॉन्गर कर देंगे, तो सेम फोर्स लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो a long spanner is used to lose or tight a nut. This is because the long spanner has large moment arm, इसको moment arm कहते हैं, and hence a small force can produce the large turning effect, है ना। अच्छा, आटा और पीसते हैं ना, ग्राइंड करते हैं, तो हैंड फ्लावर ग्राइंडिंग इज प्रोवाइडेड विथ हैंडल नियर इट्स रिम। आप गांव में देखोगे कहीं जाओगे तो रिम के पास उसका हैंडल होता है, ठीक है ना, सो दैट perpendicular distance between the point of application of force and the axis of rotation large रहे, है ना, मैक्सिमम हो सके। As a result, a small force is required to move the upper grinding stone, है ना, उसमें अपर ग्राइंडिंग स्टोन होता है जो काफी हेवी होता है, और उसको ऐसे से मूव कराते हैं, है ना। तो यदि हैंडल जो है वो रिम के पास रहे, तो यहाँ पर मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में रहता है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो यहाँ पर बीच में है ना, हैंडल यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, तो स्मॉल फोर्स लगा कर भी आप उसको रोटेट कर सकते हो अपर स्टोन को, जो कि हेवी होता है ना। अच्छा, ड्यूरिंग साइकिलिंग एक फिगर है, ड्यूरिंग साइकिलिंग द टूथ व्हील is rotated by applying less force on the foot pedal which is at a large distance from the axis of rotation। देखो यहाँ पर ये टूथ व्हील है, देखो आप यहाँ इसे चेन पास करता है, देखो आप ना, ये होता है इस वो पीछे वाला जो उसका व्हील है ना, बैक व्हील, वहां उसके साथ जुड़ा हुआ है और ये बीच में रहता है ना, ठीक है। तो हम फोर्स लगाते हैं यहाँ फुट पैडल पे, फोर्स लगाते हैं, तो हम फोर्स लगाते हैं इस पॉइंट, इस जगह पे है ना, और टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे है, देखो आप इसे, ठीक है। तो ये एक्सिस फॉर रोटेशन से लार्ज पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गया ना, ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, सेम फोर्स विल प्रोड्यूस लार्जर टर्निंग इफेक्ट, ठीक है ना। इसीलिए टूथ व्हील जो है, इट इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग लेस फोर्स ऑन फुट पैडल व्हिच इज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द व्हील। ये व्हील है, अब व्हील का एक्सिस कहाँ पर है, इस जगह पे है। अब फोर्स लार्ज डिस्टेंस से हम यहाँ पे लगाते हैं, देख रहे हो ना, ताकि ये लार्जर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, लार्जर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, और यहाँ के मोशन को हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, दो व्हील का यूज करके, और आपका बैक वाला जो बाइसिकल का व्हील है वो रोटेट होता है। देखो यहाँ पे नट है, देख रहे हो आप इसे, इस नट को आपको लूज करना है, टाइट करना है, हम स्पैनर यूज किए हुए हैं, ठीक है। हम फोर्स यहाँ लगाते हैं, देख रहे हो आप, टर्निंग फोर्स यहाँ है, टर्न एक्सिस रोटेशन इसके आसपास है, ठीक है, ये लार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देख रहे हो आप यहाँ ना, हुआ, ठीक है। तो अ लॉन्ग स्पैनर इज यूज, स्पैनर देख रहे हो यहाँ, लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू लूज और टाइट नट, ठीक है ना, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म ये है इसका मोमेंट आर्म, यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो लार्जर मोमेंट आर्म है, लॉन्गर मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो सेम फोर्स अप्लाई करके वी कैन प्रोड्यूस लार्जर टॉर्क, ठीक है ना। देखो ये कार के लिए रेंज है, देख रहे हो आप यहाँ पर, तो टॉर्क यूज करते हैं, एक फोर्स इधर लगाया, दूसरा इधर, आगे डिस्कस करेंगे टॉर्क क्या होता है। और ये रेंज है, ऐसा भी बना रहता है, छोटा नट यदि ओपन करना हो तो यहाँ नीचे फंसा के आप लगा सकते हो फोर्स, यदि कोई ज्यादा टॉर्क चाहिए, बड़ा लार्जर नट कोई है, तो उसके लिए लॉन्गर स्पैनर का यूज कर सकते हो आप, है ना। अच्छा यहाँ देखो जरा, ये कार का स्टीयरिंग व्हील है ना, तो फोर्स लगाते हैं कैसे, टेंजेंशियली, ये टेंजेंशियल फोर्स हम लगाया, ठीक है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, देखो आप ना, तो ये स्मॉल फोर्स से लार्जर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे, है ना। तुम यदि फोर्स यहाँ लगाओ, इस जगह फोर्स लगाओ, इस जगह पे, तो आपको लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू रोटेट द स्टीयरिंग व्हील, ठीक है ना, क्लियर होगा। अब एक टर्म है कपल, कपल क्या होता है देखते जरा हम लोग, कपल क्या है, देखो, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देखना, कोई रॉड है ए और बी, ये पॉइंट ओ पे पाइवोटेड है, कहाँ पाइवोटेड है, ये पॉइंट ओ पे पाइवोटेड है, ठीक है ना। लड़ी बात, हम एक फोर्स लगाते हैं, इस पॉइंट पर ऐसे, आप बी पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस जो है ना, दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंटी पैरेलल है ना। तो फोर्स हमने यहाँ लगा दिया एक एफ, और यहाँ भी फोर्स लगा दिया हमने एफ, ठीक है, सच दैट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसा यहाँ पर ऐसे होगा, तो डिफरेंट लाइन एक्शन है, तो दे विल फॉर्म अ कपल, तो ये कपल फॉर्म करेगा, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। अ सेट ऑफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, acting on a body such that their line of action of force are different, form a couple। इसको और सिंपल में आप ऐसे कर सकते हो, a set of two equal and opposite parallel forces, simple, two equal and opposite parallel forces, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी
along different line of action। पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा हो गया, चलो लिखो यहां पर, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, पूरा लिख देते हैं, a set of two equal and opposite parallel forces, इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। देख रहे हो आप यहाँ, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और तीसरा कंडीशन क्या है, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, along different line of action, along different line of action, line of action, form a couple, form a couple। क्या हो गया, a set of two equal and opposite parallel forces acting on a body along different line of action forms a couple। तो इसमें दो तीन फैक्ट्स है जो ध्यान दो आप। पहला, द फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए। दे शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड देख रहे हो आप, ये वर्टिकली अपवर्ड है, एंटी पैरेलल है ना। और तीसरा कंडीशन क्या है, ये किसी बॉडी पे एक्ट करे लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, तो दे विल फॉर्म अ कपल। मान लो आप कि कोई ऐसे बॉडी है, आप यहाँ फोर्स लगाए और आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो, है ना, ठीक है, F and F, यहाँ पर भी there are two forces, the forces are equal in magnitude, they are opposing direction, but they will not form a couple because line of action of force is same, ठीक है, तो कोई कपल फॉर्म नहीं होगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, सिंपल सी बात है। तो समझ गया आप कपल क्या है। अब रही बात कि मोमेंट ऑफ कपल आपको निकालना है। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मोमेंट कपल सिंपल सी बात है कि द कपल, अच्छे बात समझ लो, कपल का यूज क्या है ना, a couple is needed to produce a rotational effect। कहीं पर भी रोटेशनल इफेक्ट जहां होता है वहां कपल की जरूरत होती है ना, कपल रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हम जाने अनजाने कपल का यूज करते ही हैं, हम देखेंगे आगे। अच्छा, मोमेंट ऑफ कपल क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ कपल अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। कपल जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, उस टर्निंग इफेक्ट को ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। सिंपल सी बात है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द कपल, सिंपल। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, देखो आप यहाँ पे सपोज करो आप कि ए बी कोई रॉड है, कोई बार है, ये पाइवोटेड है एट पॉइंट ओ, अब फोर्स F is applied at point A in vertically downward direction, another force B is applied in the vertically downward another force F is applied at point B in vertically upward direction. Now these two forces are equal in magnitude, they are opposite direction, downward, upward, they are opposite direction, their line of action of forces are different। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये ऐसे है, यहाँ पर होगा, और ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, दे विल फॉर्म अ कपल, सिंपल सी बात है। तो एक कपल फॉर्म करेगा। अब हमको निकालना ये है कि कपल का मोमेंट क्या होगा, तो पहले अलग निकालते हैं, देखो जरा, मोमेंट ड्यू टू फोर्स F एट A, ये A पे जो फोर्स है इसके साथ मोमेंट प्रोड्यूस होगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। ये कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, यहाँ पे है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये हो गया आपका पूरा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये OA होगा ना, तो F into OA, F into OA। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस एरो को, ये टर्निंग पॉइंट है, इसके इसी डायरेक्शन में थोड़ा नीचे तक ला दिए, अब इसको रोटेट मूव कर दो O की तरफ, हो गया, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक। अब देखो जरा, मोमेंट ड्यू टू फोर्स F एट B, ये कितना होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन। तो ये क्या होगा, वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन O पे है और लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ये है, तो क्या होगा, F into OB, F into OB होगा, सिंपल, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये एरो ऊपर की तरफ है ना, इसे O की तरफ टर्न कर दो, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, क्या होगा। अच्छा, अब हम टोटल मोमेंट निकाल लेते हैं ना,
देखो आप यहाँ पे इसको रब कर देता हूं मैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ द कपल, मोमेंट ऑफ द कपल, टोटल मोमेंट ऑफ द कपल, है ना, ये होगा कितना, तो एफ, इस दोनों को ऐड कर दोगे, इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव ले लेंगे, दोनों का साइन सेम है, ऐड कर देंगे। डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। यहाँ एफ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी, है ना, ओ ए प्लस ओ बी, क्या होगा, एफ इंटू ए बी, एफ इंटू ए बी, है ना। मतलब आइदर फोर्स, ए बी को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस, इसे बोलते हैं कपल आर्म। क्या बोलते हैं, कपल आर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो होगा एफ इंटू ए बी या एफ इंटू डी, डी हो गया। तो मोमेंट ऑफ कपल होगा आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। क्या होगा, आइदर फोर्स into perpendicular distance between the two forces, between the two forces, ठीक है। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस को कपल आर्म भी कहते हैं, तो आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, सिंपल, ठीक है। अब कपल आर्म क्या है, ये डी जो है ना, डी हमने लिखा ऐसा बोलते हैं कपल आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म। यहाँ पे इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस देखो, एक यहाँ एफ है, एक यहाँ एफ है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए बी है, तो ए बी इज कॉल्ड कपल आर्म, सिंपल, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, इफ कपल हैज ए टेंडेंसी to rotate the body in anti-clockwise direction, it is taken to be positive, and if it has a tendency to rotate the body in clockwise direction, it is taken to be negative, simple। कुछ एग्जांपल्स इसका आप देख सकते हो, है ना। देखो हम जो रोटेशन करते हैं डोर का, ध्यान दो जरा, रोटेशन जो डोर कर रहे थे, है ना, तो यहाँ भी एक्चुअली कपल लगता है, ठीक है ना। देखो हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं इस हैंडल पे, है ना, ये एक्शन हुआ और इसका रिएक्शन, इस हिंज पे इसका रिएक्शन होता है, तो एक्शन और रिएक्शन जो दो फोर्सेस है, अब जानते हो दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, दे फॉर्म अ कपल, और ये रोड जो है, ये आपका गेट जो है, डोर जो है ओपन होता है, क्लोज होता है, ठीक है ना। दूसरी बात है, और भी एग्जांपल देखो इसका, आप यहाँ लॉक यूज कर रहे हो ना, लॉक, ठीक है, तो आप देखो इस फिंगर से एक फूफ लगा रहे हो इधर की तरफ, ये इस फिंगर से एक ऊपर की तरफ फूफ लगाते हो, देखते हो ना, टू फिंगर्स के यूज करते हो लॉक ओपन करने के लिए, है ना। ऐसे ही आप वाटर टैप को यूज करते हो टर्न करने के लिए, तो टू फिंगर्स यूज करते हो, देख रहे हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पर है ना, और ये कपल फॉर्म करता है। बॉटल ओपनर में फिर ऐसे ही हो रहा है, देख रहे हो, ये फिंगर से आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन दूसरे फिंगर से आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स जो है ना इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, दे फॉर्म अ कपल, है ना। और ये कैप को टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो आप, है ना। ठीक ऐसे ही स्टीयरिंग व्हील है, तो आप देखो एक फोर्स आप लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, देख रहे हो आप लोग, और दूसरा फोर्स लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, देख रहे हो ना। तो टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस पे कहीं होगा, इसका यहाँ कहीं होगा, डिफरेंट है। कपल आर्म यहाँ पर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, इसका डायमीटर जो है ना तो कपल आर्म होगा, इस तरह से कपल प्रोड्यूस होता है, आप इसे ओपन कर पाते हो, ठीक है ना। जैसे ही स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो आप, तो स्क्रू ड्राइवर में भी ऐसे ही आप कपल का यूज करते हो, है ना, क्लियर हुआ है।